हेलो एवरीवन। क्लाउड के बारे में काफी कुछ सुना होगा आपने। तो क्लाउड के बारे में, क्लाउड ये होता है, क्लाउड वैसे होता है, थोड़ी बहुत किताबों में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत टीचर से सुना होगा। तो आइए आज हम लोग मिलते हैं एक ऐसे बंदे से जो क्लाउड पे ही काम करता है। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ, मिस्टर अनंत प्रमाणिक हैं। इन्होंने 2012 से 2016 के बीच में अपना बीटेक कंप्लीट किया था यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से। और अनंत के बारे में मैं खास तौर से आपको बताऊं कि अनंत को मैंने 2012 में फर्स्ट ईयर में ही सी लैंग्वेज पढ़ाया था। और ये बंदा उस समय से ही प्रोग्रामिंग को लेके बहुत ही पैशनेट था। और एक बार मेरा ध्यान तब अटक गया, मैंने एक क्वेश्चन कुछ लिखने को दिया था और उसने टर्नरी ऑपरेटर का इतना शानदार इस्तेमाल किया था कि मतलब मेरा उस पे खास तौर से नजर अटक गई कि हाँ, ये लड़का कौन है जो इतने शानदार ढंग से इसने टर्नरी ऑपरेटर को उस समय यूज किया था। तो मैं चाहूंगा कि अनंत प्रमाणिक, लेकिन मजेदार बात, उससे भी दूसरी मजेदार बात है कि अनंत प्रोग्रामिंग को लेके तो बहुत ज्यादा पैशनेट था। लेकिन जब अनंत का प्लेसमेंट हुआ तो प्लेसमेंट नेटवर्क फील्ड में हुआ। और उस समय अनंत मुझसे कहता भी था कि सर मतलब अ, मैं कहाँ प्रोग्रामिंग में सोचता था, कहाँ मेरी फील्ड बदल गई। तो मैं चाहता हूं कि अनंत अपना परिचय दें, करंट प्रोफाइल बताएं और खुद ही बताएं, अपनी जर्नी को बताएं कि कैसे उन्होंने प्रोग्रामिंग से नेटवर्क में स्विच करना या क्लाउड की तरफ जाना कैसा रहा। आप क्या हैं, क्या करते हैं, प्लीज सब बताएं। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो जैसा कि धनंजय सर ने बताया, मेरा नाम अनंत कुमार प्रमाणिक है। 2012 से 16 तक मैंने बीटेक कंप्लीट किया अपना यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से। तो ऐसा नहीं है कि जब मेरा प्लेसमेंट हुआ, पहली भी चीज़ तो मैं ये एक धन्यवाद देना चाहूँगा कि अ, इस कॉलेज से मेरा प्लेसमेंट हुआ, जो कि अपने आप में मैं मानता हूँ कि मेरा बीटेक करना जो है वो सक्सेसफुल रहा इस कॉलेज से। दूसरी चीज़ ये है कि उस समय क्योंकि बहुत कम एज थी मेरी और बहुत चीज़ें बहुत फास्ट पेस में और नई चीज़ें थी जो आ रही थी। तो उस वक्त एक शक था ऐसा दिल में कि मेरी फील्ड चेंज हो रही है या मेरा जो ड्राइविंग फैक्टर है वो चेंज हो रहा है। बट मैं आज ये कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ यू आर वंस अ प्रोग्रामर, यू विल ऑलवेज बी। तो क्लाउड की फील्ड में उन लोगों के लिए जगह है जिन्हें प्रोग्रामिंग नहीं आती है, उनके लिए भी जगह है जिन्हें प्रोग्रामिंग आती है, और उनके लिए भी जगह है जो प्रोग्रामिंग तो जानते ही हैं, साथ में कुछ नया भी सीखना चाहते ग्रेट। हैं। क्लाउड की फील्ड में प्रोग्रामिंग का जो मैंने इस्तेमाल किया है, उससे आप पावरशेल सीख सकते हो। पावरशेल इज वन ऑफ द टूल्स जो जितने भी लोगों ने विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए होंगे, चाहे विंडोज 7 हो, विंडोज 8 हो, विंडोज 10 हो, या आजकल का विंडोज 11 हो, या विंडोज का कोई भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो पावरशेल एक इनबिल्ट टूल होता है जिसे हम लोग समझते हैं कि एक नए तरीके का कमांड प्रॉम्प्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। इट इज अ प्रोग्रामिंग टूल, स्क्रिप्टिंग टूल। आप को अगर कोडिंग आती है तो आप लिनक्स के स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं, पाइथन के स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं, और ये सारी चीजें क्लाउड को ऑटोमेट करने के लिए यूज की जाती है। तो ये तो हो गया मेरे बारे में। सर, आप अगर आप दूसरा कुछ क्वेश्चन आप पूछना चाहें, मैं अगर इसमें फिर और ज्यादा टेक्निकल। ये बता आनंद कि जिस तरह से क्लाउड क्या है टेक्निकली, मतलब कुछ हार्डवेयर ओरिएंटेड इक्विपमेंट्स हैं या सॉफ्टवेयर है या दोनों का मिक्सचर है। हम क्लाउड को कैसे समझ सकते हैं, कैसे विजुलाइज कर सकते हैं कि है क्लाउड क्या एक्चुअली। मतलब जो आप उस चीज को बताओ जो असल में आप कंपनी में जो करते हो, उस अनुभव के हिसाब से आप बताओ। सर, ये जो सवाल है ना कि क्लाउड क्या है, ये हार्डवेयर है या मिक्सचर है या सॉफ्टवेयर है, एक्चुअली में ये जो कंफ्यूजन है, ये जो डिल्यूजन है कि क्लाउड क्या है, ये अगर हम कहें कि ये जो हेजीनेस है, इसीलिए इसका नाम क्लाउड है। अच्छा। क्लाउड हम उसको कहते हैं जो हम्म हमें क्लियर ना हो, हम्म जिसके हम्म हम पार ना देख सकें। हम्म तो हम्म इसीलिए एक शब्द हमने जो है ऊप्स के कॉन्सेप्ट में सीखा होगा, एब्स्ट्रैक्ट जिसको अब्स्ट्रैक्शन। बोलते हैं, हम्म एब्स्ट्रैक्शन। हम्म तो क्लाउड इज बेसिकली द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द इनर डिटेल्स of how the companies are providing their services to you. ओके तो ओके। यूजर को सिर्फ सरफेस लेवल पता होना चाहिए कि हमें इस आईपी पे या इस डीएनएस पे, इस यूआरएल पे ये सर्विस मिलेगी। आपको ये पता होने की जरूरत नहीं है
ये पता नहीं चलना चाहिए कि बैकएंड में वो सर्विस आपकी नॉर्थ वर्जीनिया से आ रही है या कहीं और किसी दूसरे देश से आ रही है, चाइना से आ रही है, इंडिया के किसी शहर से आ रही है या कहाँ से आ रही है, और वो सर्विस किसी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे होस्टेड है या विंडोज पे होस्टेड है, या वो सर्विस किसी बेयर मशीन पे होस्टेड है या वर्चुअल मशीन पे होस्टेड है। तो ओके। ये जो कॉम्बिनेशन है और ये जो इजीनेस है, इसी को क्लाउड बोलते आजकल मार्केट में बड़ा एज्योर की चर्चा है, एज्योर पे काम हो रहा है। एज्योर है क्या, थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बताइए। हैं। अज्योर माइक्रोसॉफ्ट का एक लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म है, इंटरफेस है, जिसके थ्रू हम माइक्रोसॉफ्ट के प्रोवाइडेड क्लाउड को इस्तेमाल कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यूज कर सकते नहीं, तो माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड का क्या मतलब हुआ? माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा हैं। क्लाउड? माइक्रोसॉफ्ट जैसे मान लो मैं एक यूजर हूं, मैं पढ़ाने में या मैं जनरल चीज में, मैं चलो गूगल तो मैं यूज करता हूँ ना, माइक्रोसॉफ्ट की तो मैं ऐसी कोई चीज यूज नहीं करता हूं, फिर मेरे एज्योर किस काम का है? तो सर ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड जो है वो आपको सिर्फ तभी यूज आ सकती है जब आप माइक्रोसॉफ्ट की चीजें यूज कर रहे ओके। हो। आप माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड यूज करके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी बात कहूँ, तो आप अभी कौन सा लैपटॉप यूज कर रहे हैं या कौन सा आप वो यूज कर रहे हैं, डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं? जैसे मैं भी आपसे बातचीत कर रहा हूँ अपने सैमसंग टैब पे। सैमसंग टैब पे। क्या ये पता होना मुझे जरूरी था? बिल्कुल जरूरी नहीं था, हम्म। लेकिन आप उसको तो यूज कर रहे हैं। मुझे भी नहीं पता कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज कर रहे हैं। जाहिर सी ठीक है, बात हो है। सकता है कि आप लिनक्स यूज कर रहे हो सकता है आप मैक यूज कर रहे हो, एप्पल हम्म। यूज कर रहे हो सकता है विंडोज यूज कर रहे हो। तो अब यहाँ पे देखिए कि सैमसंग एक डिफरेंट प्रोवाइडर है, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक डिफरेंट प्रोवाइडर है, और हम ये जो मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं ये हम जूम पे कर रहे हैं, ये ये एक तीसरा प्रोवाइडर डिफरेंट, है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड का मतलब ये नहीं है कि आप उस पर दूसरी चीजें नहीं यूज कर सकते। आप उस पे डाल करके लिनक्स चला सकते हो, आप उस पे जो है होस्ट करके अपना खुद का ईमेल सर्वर चला सकते हो, आप उस पे अपना खुद के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म चला सकते हो, अपना गेमिंग प्लेटफॉर्म चला सकते हो। आजकल एक गेम बहुत ज्यादा फोकस में है, फेमस है, माइनक्राफ्ट, जो कि अगेन किसी दूसरे कंपनी का बनाया हुआ है, तो तो वो आप चला इसका सकते हो। मतलब आप कहना ये चाह रहे हो कि जैसे अगर मुझे अपनी वेबसाइट होस्ट करनी है तो मैं एज्योर के थ्रू अपना एक वेब सर्वर उससे परचेज कर सकता हूँ? आप अपना वेब सर्वर भी परचेज कर सकते हैं, और आप जो है, इनफैक्ट आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है, आप पे एज यू गो के तहत आप रेंट पे भी ले सकते हैं। ओके, रेंट पे भी। परचेज करना। अच्छा, कुछ रेंट हाँ, के बारे में जरा बताइए कि जैसे रेंट पे लेने का क्या मतलब होता है, इसका क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से हम लोग इसको करते हैं? मैं बिल्कुल बता दूं। तो देखिए सर, ऐसा है ना कि काम करते वक्त दो तरीके के माइंडसेट्स होते हैं जो कि हमें क्लाउड में बताया जाता है। एक होता है इंडस्ट्रियलिस्ट माइंडसेट, और एक होता है आपका जिसको कहते हैं पे एज यू गो माइंडसेट। हम्म। ठीक है, या इकोनॉमिक्स माइंडसेट। तो इंडस्ट्रियलिस्ट माइंडसेट ये कहती है कि आप अपना फ्यूचर प्रोस्पेक्टस देख के कि आपको फ्यूचर में कितना काम आने वाला है, उस हिसाब से आप अपने कॉस्ट एक्यूमुलेट करते हो, कैपिटल मानते हो अपना, और उसको आप इन्वेस्ट कर देते हो। तो आपको सपोज करिए कि आपको पता है कि अगले 5 साल तक हमें कोई वेबसाइट चलानी है। उसके लिए मान लीजिए कि आप अगर डेल का एक वर्टिकल जिसको बोलते हैं सर्वर टावर अगर आप लेना चाहते हो, तो आपको लगभग वो 2,80,000 के आसपास की पड़ेगी। ठीक है, तो आपने कहा कि नहीं ठीक है मुझे ये चलानी है, तो मैं एक बारगी में कॉस्ट डाल देता हूँ। अब आप जैसे जैसे यूज करते जाओगे वो मशीन डिटोरिएट होती जाएगी, उसका हम्म। जो है आपकी जो एसेट वैल्यू है वो कम होती जाएगी। ठीक है, हम्म। और इसमें नुकसान ये है कि आपका पहली चीज तो कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है, क्योंकि आप उसको यूज करोगे तो आपको उसको कूलिंग देनी पड़ेगी, आपको उसको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है। दूसरी बात, आप जो है ससेप्टिव टू जिसको कहते हैं कि वल्नरेबिलिटीज आप हो जाते हैं, यानी कि कल को अगर कोई इस तरीके की एक्सीडेंट्स होते हैं, फायर हो गया या अर्थक्वेक हो गया, तो आपका एसेट जो है वो रिस्क पे है। दूसरी चीज, आपको बैकअप प्लान करना पड़ेगा। तीसरी चीज हम्म। है कि आपका हो सकता है कि आपको आगे आने वाले समय में आपने 5 साल के लिए सोचा था आपको वेबसाइट चलानी है, बट 2 साल बाद आपका आपका जो मोड ऑफ ऑपरेशन है वो चेंज हो गया, अब आपको वेबसाइट नहीं चलानी। तो एसेट जो हम्म। है आपका डंप है। हम्म। पे एज यू गो मेंटालिटी या इकोनॉमिस्ट मेंटालिटी जो होती है वो ये कहती है
कि हम जितना यूज करेंगे उतने का चार्ज पे कर दें। तो इससे आपको मतलब आप ये इसको बेसिकली ये कहते कह हैं। रहे हैं कि जैसे कि अगर मुझे घर पे रहना है तो मैं एक पूरा घर बनवाऊं, इससे बेहतर है कि मैं किराए पे रहूं। लेकिन हाँ, अगर हम लोग लॉन्ग रन में देखें तो किराए पे रहना तो हमेशा महंगा पड़ेगा। ये ऐसा नहीं घर के है? केस में आपकी बात, आप मैं बता रहा हूँ, घर के केस में ये बात बिल्कुल सही है कि महंगा हाँ, पड़ेगा। हाँ। लेकिन कंप्यूटर्स की फील्ड में या इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में ये बात बिल्कुल उल्टी हो जाती ओके। है। इसलिए हो जाती है क्योंकि पहली चीज, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को ओन नहीं करते हो तो आप रिस्क ओन नहीं करते हो। हम्म। दूसरी चीज, आपको कूलिंग नहीं करनी है। तीसरी चीज, हम्म। आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो भी रिड्यूस हो गया। चौथी हम्म। चीज, आपको उसके लिए अलग से बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करके नहीं रखना है। तो ये हम्म। सारे जो आपके हॉस्पिटेबिलिटी के जो कॉस्ट्स होते हैं, हम्म। तो वो आपके कम हो जाते हैं। ओके। ओके। ठीक है। ओके। तो एजोर मतलब एजोर में देखते हैं कि जैसे कई बच्चे हैं हमारे यहाँ से, कई कंपनियों में अभी प्लेसमेंट हुआ है, जैसे हनु सॉफ्ट वगैरह में। उनकी 6-6 महीने हम्म। से मैं देख रहा हूँ एजोर पे ही ट्रेनिंग हो रही है। बच्चे आके बताते हैं कि हम एजोर पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो क्या एजोर इतना बड़ा है कि उसकी 3 महीने 6 महीने ट्रेनिंग हो? सर, मुझे इस इंडस्ट्री में काम करते हुए लगभग 5 साल 9 महीने या मैं कहूँ 6 साल हो चुके हैं। हम्म। मैं आज भी अजूर सीख रहा हूँ। अच्छा, आप आज भी एजोर सीख रहे हो? जैसे मैं आज भी प्रोग्रामिंग पढ़ रहा हूँ वैसे ही कर रहे हो आप? नहीं, मुझे एक्टिवली सीखना पड़ता है, अपने आप को अच्छा। अपग्रेड करना पड़ता है। इनफैक्ट सर्टिफिकेशंस भी करने पड़ते ओके, मतलब हैं। इसका तो मतलब ये है कि टेक्निकली लिटरली ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और वेरियस तरह की हाँ, सर्विसेज देता डेली है। और डेली नई चीजें आ रही हैं। डेली नई चीजें आ रही डेली। हैं। ओके। अच्छा, एक और बहुत ही बर्निंग टर्म है, डेवऑप्स। डेवऑप्स के बारे डेवॉप्स। में थोड़ा बताइए प्लीज। तो सर, डेवॉप्स जैसा कि हम ये नाम से ही सुनाई दे रहा है, डेव एंड ऑप्स। तो डेवॉप्स जो है, अगर मैं स्क्रीन शेयर कर सकता तो मैं थोड़ा और अच्छे से बता सकता, लेकिन अभी मैं ब्रीफली बताऊंगा। तो डेवॉप्स का मतलब ही होता है डेवलपमेंट और ऑपरेशंस को साथ में लेकर के चलना। ओके। तो जैसे डेवलपमेंट के टाइम पे, एक जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक कॉलेज का कोई स्टूडेंट है, उसने एक प्रोजेक्ट डेवलप किया, प्रोजेक्ट डेवलप करके उसने सबमिट कर दिया, सबमिट करके उसको मार्क्स मिल गए जो भी है। यहाँ पे उसको लगता है कि उसका काम खत्म हो गया, बट यहाँ से उसका काम, यहाँ से डेवलप्स का काम शुरू होता है। वो तो आपने एज अ प्रोजेक्ट सबमिट किया, तो वो कहीं पे यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, आपने एज अ उसको यहाँ तक को करने को ना हम अपने कॉर्पोरेट लैंग्वेज में पीओसी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। यानी कि आपने एक कॉन्सेप्ट निकाला कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, तो ऐसा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, और उसको आपने इंप्लीमेंट करके दिखा दिया, तो ये प्रूफ हो गया कि आप इस तरीके से कोई चीज करोगे तो ये इसका आउटपुट ऐसा आएगा। बट जब वो डिप्लॉय होता है फॉर द एंड यूजर टू यूज, तो उसमें तीन चीजें बेसिकली आती है, जो होती है रिलायबिलिटी, दूसरी चीज होती है इंटीग्रिटी, और तीसरी चीज होती है जिसको बोलते हैं स्पीड। ठीक है। तो रिलायबिलिटी ये कहती है कि हम जो भी चीजें यूज कर रहे हैं वो रिलायबल होनी चाहिए, वो फेल नहीं होनी चाहिए जल्दी से। इंटीग्रिटी ये कहती है कि अगर एक यूजर ए ने फला फला सेट ऑफ ऑपरेशंस किए और दूसरे यूजर बी ने भी सेम सेट ऑफ ऑपरेशंस किए, दोनों को एक जैसा आउटपुट मिलना चाहिए। हम्म। ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक यूजर ने कोई चीज, मान लीजिए एक एरोप्लेन का आप टिकट बुक कर रहे हैं, एक यूजर ने बुक किया, तो उसकी चेन्नई से मान लीजिए कोलकाता की टिकट बुक हुई, और दूसरे यूजर ने सेम स्टेप्स किए तो उसकी चेन्नई से भोपाल की टिकट बुक हो जाती है। ये गलत है। तो इंटीग्रिटी। एंड सेकेंड चीज जो है स्पीड, यानी कि अगर एक ऑपरेशन आपने किया और उसकी वजह से कोई फेलियर आया, तो दूसरा ऑपरेशन करने से पहले वो फेलियर ठीक होना चाहिए। या आप जब दूसरा वर्जन निकालते हो अपने रनिंग प्रोडक्ट का, बहुत स्मूथली इंटीग्रेट होना चाहिए सिस्टम में। इन तीनों चीजों का, इन तीनों स्टेप्स को जो प्रोसेस ध्यान में रखता है वो होता है डेवऑप्स। यानी रनिंग एप्लीकेशन में कोड चेंजेस, मर्जेस एंड इम्प्रूवमेंट्स कंटिन्यूअसली हो, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, जिसको तो बोलते हैं सीआई। इसको मैं ऐसे समझूं कि जैसे मान लीजिए कि कोई बंदा है, मतलब कोई कंपनी है, चलिए मान लीजिए उसने कोई एप्लीकेशन बनाया।
तो एप्लीकेशन बनाने का काम भाई जो भी उसमें चेंजेज होंगे, मॉडिफिकेशंस होंगे, वो तो कंपनी में बैठे जो प्रोडक्ट वाले बंदे हैं वो काम करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि जो देव ऑप्स वो इन्वायरमेंट देता है, जो आपने सारे कंसेप्ट बताया उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये बात है। डेवॉप्स एक प्रैक्टिस भी है, डेवॉप्स एक टूल भी है, और डेवॉप्स एक फिलॉसफी भी है। ये नहीं, तीनों चीजें हैं। अब मुझे चक्कर आ जाएगा पहले जो डेवऑप्स, अब आपने टूल्स, फिलॉसफी और इन तीनों को मर्ज कर दिया, तब तो ये बड़ा प्रैक्टिसेस। समझना है। प्रैक्टिस है, ये बड़ा हाँ, मुश्किल हो जाएगा मैं मैं समझना है। मैं बता मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। हम्म। तो क्या है कि जितनी चीजें, मतलब फिलॉसफी ये कहती है कि द मोर यू कैन ऑटोमेट, द मोर यू कैन विन। ये होती है फिलॉसफी। ठीक है। हम्म। फॉर एग्जांपल, हम एक ट्रैवल एजेंट का ही, एक ट्रैवलिंग पोर्टल का ही हम एग्जांपल लेके चलते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने एक टिकट बुक की। ठीक है। अब वो टिकट आपकी बुकिंग होते में फेल हो गई, सपोज करिए। तो फिलॉसफी ये कहती है ऑटोमेशन की कि उस टिकट, जो आपने टिकट बुकिंग करी और वो फेल हुई, तो वो बग ऑटोमेटिकली रेज हो जाना चाहिए, और वो बग रेज होके वापस पहुंच जाना चाहिए डेवलपर के पास। अब बिल्कुल वो सही बात है। डेवलपर उसमें अब वो डेवलपर उसके हिसाब से अपने कोड चेंजेस करेगा, कोड चेंजेस करके वो पुश करेगा टेस्टर के पास। हम्म। अब टेस्टर उस पर टेस्टिंग करेगा। ठीक है। टेस्टिंग करने के बाद वो पास ऑन करेगा किसके पास? क्यूए टीम के पास, क्वालिटी एंड एश्योरेंस टीम के पास। वहां से अप्रूव हुई। नेक्स्ट जो इटरेशन है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि वो जो वर्जन था हमारे ट्रैवलिंग सिस्टम का, वो था 12.11.1400। तो अब 12.11.1401 जो वर्जन आएगा, उसमें ये वाले जो चेंजेस है, जो ये टिकट रिजॉल्व हुई, ये चेंजेस उसमें मिक्स हो जाने चाहिए, मर्ज हो जाने चाहिए। तो अभी मर्ज जो होगा, तो आपने अगर गिट पढ़ा हो, जो देख रहे हैं हमारे यूजर्स, उन्होंने अगर गिट पढ़ा हो, तो गिट पे एक कॉन्सेप्ट आता है ब्रांचिंग एंड मर्जिंग का। तो ये भी डेवऑप्स का ही पार्ट है कि आपने हाँ। एक सेपरेट ब्रांच बनाई और वो कोड आप मर्ज करो। आपने मर्ज किया, वो मास्टर में मर्ज हुआ। अब उसकी जो नेक्स्ट डिप्लॉयमेंट बनेगी, बिल्ड बनेगी, यानी 12.11.1401, वो अब डिप्लॉय हो जानी चाहिए। तो ये जो डिप्लॉयमेंट, तो यहाँ तक जो बना, जो बिल्ड बनने तक का जो प्रोसेस, इसको हम सीआई बोलते हैं, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। और बिल्ड बनने के बाद वो बिल्ड यूजर के पास सीमलेसली डिप्लॉय हो जाए, इसको हम सीडी बोलते हैं, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। और ये पूरा बन के मिलके बनता है डेवऑप्स। ओके। तो वैसे तो ये जो आप काम कर रहे हैं डेवऑप्स, तो अभी करंटली नया नया कुछ ऐसा आया है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग बहुत समय से काम करते हैं, तो काम करने के दौरान जब किसी तरह की बग आती है तो सेंड रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, तो वो भी तो कुछ वैसा ही फील हो रहा है जैसा आप बता रहे हैं। बिल्कुल सही बात है सर। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक कोर्स होती है, हमारे बीटेक के कोर्स में एक सब्जेक्ट होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा होगा गैंट चार्ट, हम लोगों ने हम्म। पढ़ा होगा वाटर फ्लो मॉडल, हम्म। वाटरफॉल मॉडल, हम लोगों वाटरफॉल ने पढ़ा मॉडल। होगा इटरेटिव मॉडल। इटरेटिव मॉडल, तो हाँ। ये फिलॉसफीज हैं जो बहुत पहले से चलती आ रही है। डेवऑप्स हम्म। इज अ कॉइन टर्म फॉर टेकिंग ऑल दीज, एनकैप्सुलेटिंग ऑल दीज थिंग्स इनटू वन वर्ड। लेकिन ये हम्म। तब से चला आ रहा है। ये जो वाटरफॉल मॉडल है, इसमें ये इशू था कि अगर आप नीचे 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 चलते आगे, तो अब जो बग रेस होगा, उसके लिए फिर से नया वाटरफॉल बनाना हाँ, पड़ेगा। फिर से नया ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये इसलिए फेल हो गया ये मॉडल। इस मॉडल को इनकम्पास करने के लिए क्या आया? कानबान चार्ट्स आए, कैनबैन चार्ट्स जिसको बोलते हैं। हम्म। तो कैनबैन बोर्ड्स में क्या होता है, लोग जो काम कर रहे हैं वो करते जाते हैं, उनके पास नए जो इंप्रूवमेंट्स है वो ऐड होते चले जाते हैं, वर्जन चेंज हो जाता है, मॉडल नहीं चेंज होता, वर्जन चेंज हो जाता है। ओके। तो कोई, हाँ, तो ये कोई नया चीज नहीं है, बस उसमें इंप्रूवमेंट्स किए जा रहे हैं, इस प्रोसेस में इंप्रूवमेंट्स किए जा रहे हैं कि आप उसको जो है जल्दी से कर सको, सिमलेसली अपनी यूजर्स को अपनी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सको। ओके। इसके अलग अलग टूल्स हैं, जैसे अज्योर का एक नेटिव टूल है अज्योर डेवऑप्स, जिसको हम्म। 2018 से पहले टीएफएस सर्वर बोलते थे, टीम फाउंडेशन सर्वर। जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक बताया कि विंडोज का यूज करके जब हम डेवलपमेंट करते हैं, तो हम एक टीम फाउंडेशन सर्वर टीएफएस या फिर वीएसटीएस का यूज करते थे, गिट रिपोजिटरी से पहले, है ना, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो वो एक टूल था। अब उसको जो है माइक्रोसॉफ्ट ने और अच्छे से पैकेजिंग करके अज्योर डेवऑप्स नाम दे दिया। अगर हम जावा का स्टैक यूज कर रहे हैं और लिनक्स का स्टैक यूज कर रहे हैं, तो हमारे लिए बेस्ट चॉइस होगा जेनकिंस, क्योंकि वो ओपन सोर्स है, इट इज ऑल्सो डेवऑप्स कंट्रोल टूल।
और टिकटिंग वगैरह के लिए अगर कोई टूल यूज करना है तो उसके लिए आप जीरा यूज कर सकते हैं, उसमें वो भी एक DevOps का। अच्छा, मतलब डेवऑप्स एक कंसेप्ट है, इसके ढेर सारे टूल्स आते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी, ओके। जैसे क्लाउड एक कॉन्सेप्ट है वैसे DevOps भी कॉन्सेप्ट। अच्छा, क्लाउड एक कंसेप्ट है जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है, और डेवऑप्स एक कंसेप्ट है, उसके ढेर सारे टूल्स आते हैं। डेवऑप्स खुद जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक क्वाइंट टर्म है, वैसे डेवऑप्स एक क्वाइंट टर्म है, आप ये कहना चाह रहे हैं? पॉइंट टर्म है, हाँ, वो क्वाइंट बहुत टर्म पहले है। से चला है। ओके। ओके, ग्रेट। अच्छा, कोई लड़का अगर इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहे, उसको नेटवर्किंग क्लाउड अच्छा लगता है, तो वो क्या रोड मैप फॉलो करे कि वो इस फील्ड में मूव कर सके? तो इसके लिए क्या है ना, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं कि अगर उसने बीटेक करा है और बीटेक अगर उसने कंप्यूटर साइंस या आईटी की फील्ड से करा है तो उसके लिए बहुत आसान है, क्योंकि उसको बेसिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पता हो। अगर डेवॉप्स की बात की जाए और क्लाउड की बात की जाए तो उसे नेटवर्किंग पता होगी। मेरा सजेशन ये होगा, खास करके सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चों से, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इनफैक्ट अगर कोडिंग अगर अच्छी भी है तो भी उनको इग्नोर ना करने में ही भलाई। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इस फील्ड में जाना है, या आपको हो सकता है कि आपके कोडिंग पैशन में आपको जॉब ना मिल पाए, तो बेस्ट ये है कि जो सब्जेक्ट्स हम इग्नोर कर देते हैं, 3 सब्जेक्ट्स हैं उसमें बेसिकली, नेटवर्किंग और कंप्यूटर फंडामेंटल्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड एक और कौन सा था आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम। हम्म। ये 3 सब्जेक्ट्स इग्नोर ना करें, क्योंकि यही ओके। 3 सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स आगे काम आते हैं। अब बाई चांस की थर्ड या फोर्थ ईयर में है कोई स्टूडेंट और उसने ऑलरेडी इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया है, तो भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है किसी भी, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि कोई कोर्स अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले लोग क्या करते हैं कि ना, वो कर देते हैं अपना, मतलब फीस वीस दे देते हैं, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज परचेज कर लेते हैं। वो परचेज करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पहले यूट्यूब पे आप वीडियोज़ देखिए और अपने नेटिव लैंग्वेज में देखिए। तो देख करके आप पहले समझिए कि आप उसको परस्यू कर सकते हैं कि नहीं, और अगर आपको लगता है कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है, परस्यू आप कर सकते हैं, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप में आप कोई भी कोर्स जैसे यूडेमी से हो गया या कोई भी आपका इस तरीके का प्लेटफॉर्म हो, वहां से आप परचेज कर सकते हैं कोर्स। और उसके बाद आप, सर्टिफिकेशन उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, बट हाँ अगर आप फ्रेशर हैं तो सर्टिफिकेट आपको हेल्प करेगा। सर्टिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है, और सर्टिफिकेशन इस बात की गारंटी भी नहीं है कि आपको उससे इंटरव्यू में कोई बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट मिलता है बट 100% नहीं। लेकिन तो ढंग से आपको थोड़ा सर्टिफिकेशन आपने सा किया है तो सर्टेनली नॉलेज होगी आपको। नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज होनी हम्म। चाहिए। हम्म। क्योंकि सर्टिफिकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी अभी करंट इंडस्ट्री में जहाँ पे मैं हूँ, तो मैं एज अ टेक्निकल लीड पोजीशन पे हूँ इन वन ऑफ द गेमिंग टेक्नोलॉजी एमएनसीज, जिसमें मैं एज अ क्लाउड एंड डेवऑप्स इंजीनियर में ही टेक्निकल लीड हूँ। तो मैं भी इंटरव्यूज लेता हूँ। तो हमारे पास पहली चीज़ तो रिज्यूमे आती है रिक्रूटर्स से। हमारे पास कोई भी सर्टिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स नहीं आते हैं, हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जो रेज्यूमे आता है, हम उसमें सबसे पहली चीज देखते हैं कि बंदे का वर्क एक्सपीरियंस कितना है और बंदे ने किस किस स्किल सेट पे काम किया हुआ है, कि कौन कौन सा स्किल सेट इसने लिखा हुआ है। अगर फ्रेशर है तो उसने कौन कौन सा स्किल सेट लिखा हुआ है। हम सर्टिफिकेशन नहीं देखते, हम पहले बंदे से बात करते हैं, हम पहले बंदे से पूछते हैं कि वो, उसको क्या आता है क्या नहीं आता है। और ये पूछने के बाद फिर जब हम ये सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ इसको किसी चीज की नॉलेज है, तब हम उससे पूछते हैं कि अपने बारे में और बताओ कि आपने क्या सर्टिफिकेशन किया हुआ है। तब जब वो बताता है, तब हम उन चीजों पे, उन क्वेश्चंस पे आते हैं। हम शुरुआत में सर्टिफिकेशंस नहीं देखते, पहली चीज तो ये है। ओके। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई बंदा उसमें आना चाहता है तो हाँ मोस्टली उसको सीखने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। और इससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप किसी एक क्लाउड को, अगर आप सपोज क्लाउड में आना चाहते हैं, डेवऑप्स में आना चाहते हैं, आप कोई एम पकड़ लें कि जैसे फॉर एग्जांपल आप अजूर डेवऑप्स में आना चाहते हैं, तो आप कोई एक प्रोजेक्ट पकड़ लें, जैसे ट्रैवलिंग का ही या किसी भी चीज का। आपको कोड करने की जरूरत नहीं है, आप बना बनाया प्रोजेक्ट उठा लें
और उसको डेवॉप्स के मेथोडोलॉजीज पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। फिर क्लाउड पे आप क्लाउड पे एक नया सर्वर बना के या नया कंटेनर रजिस्ट्री या डॉकर बना के आप उसको डिप्लॉय करने की कोशिश करें। प्रैक्टिस द थिंग्स। IT and computers is all about doing. It's not about knowing the things, just knowing the things. It's about doing. आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको उतने एरर्स आएंगे, और एरर्स आना आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक टाटा जो कंपनी TCS हम जानते हैं, उनके फाउंडर्स का भी ये कहना है कि फेल अर्ली टू बी सक्सेसफुल। आपके पास जितनी जल्दी एरर्स आएंगे, बग्स आएंगे, आप उन एरर्स को दूर करोगे, और वो जो एरर्स आप दूर करोगे एक्चुअली में वही आपका एक्सपीरियंस बनाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस उन एरर्स के आसपास ही पूछे जाते हैं। ये काम करते वक्त अगर ऐसा एरर आ रहा है तो आप इसको कैसे रिजॉल्व करें? ओके ओके, गॉट द पॉइंट। तो वही जो हम लोग भी बात करते हैं कि कंसेप्ट आना चाहिए, बिल्कुल बहुत ही बेसिक चीज है, कंसेप्ट के बिना तो बात ही नहीं बनेगी, लेकिन कंसेप्ट को स्किल सेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें कि जिससे आपका कंसेप्ट एक स्किल सेट में ट्रांसफॉर्म हो सके। तो थैंक यू अनंत, आपने बात करी, और बच्चे बहुत क्लाउड और डेवऑप्स के बारे में सीखते हैं। मेरा मानना है कि अब वो थोड़ा सा क्लाउड और डेवऑप्स की क्लियर पिक्चर उनके दिमाग में हुई होगी, और जो आपसे बेहतर कोई और बता नहीं सकता था। तो थैंक यू सो एक मच फॉर चीज योर है, टाइम। हाँ, अगर कोई रीच आउट करना चाहे तो आप हम्म, मेरा लिंक्डइन जो है आप मेंशन कर सकते हैं, आप मुझे तो मैं अपनी उनको वन ऑन वन। हाँ, आप अपनी मुझे लिंक्डइन प्रोफाइल अभी व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसको डाल दूंगा। ठीक है, तो वो उससे क्या होगा कि कोई भी रीच आउट करना चाहेगा तो दे कैन। या उनको अगर स्टडी मटेरियल इस तरीके का कुछ चाहिए तो मैं हेल्प कर सकता बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है नंद, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हूँ। थैंक यू सर।